नोट में लिखेंगे रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लेंथ और एरिया। डायमेंशन पे डिपेंड, इट डिपेंड्स अपॉन मटीरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो अब हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, या रजिस्टेंस का भी सेम ही आएगा, फॉर्मूले दोनों के एग्जैक्टली सेम ही है, बस सिंबल अलग है। रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, कैसे ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं उसको हम यहाँ पे लिखने लगे हैं। इनिशियली मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर a conductor having resistance R 0, R0 लिखना है इसको, ठीक है, एंड रजिस्टिविटी at rho naught at 0 degree Celsius। ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पे मान लिया ये है। आफ्टर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, resistance becomes RT, बेस में T लिखना है, एंड resistivity रो T बेस में लिखना है। So change in resistance delta R depends upon delta R is directly proportional to R naught and delta R is directly proportional to delta T। जितना टेम्परेचर चेंज हुआ है और जितना इनिशियल था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल से हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा अल्फ़ा। अल्फ़ा कांस्टेंट लगाया है, अल्फ़ा को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। नाउ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा को यहाँ से ये लिख सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू डेल्टा R ओवर R नॉट इंटू डेल्टा T, और अल्फ़ा इक्वल्स टू
आर डेल्टा आर को क्या लगेंगे आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट, टेम्परेचर को क्या लगेंगे टी माइनस ज़ीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टी माइनस आर नॉट क्या आ जाएगा अल्फ़ा आर नॉट टी माइनस ज़ीरो। आर नॉट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा टी माइनस ज़ीरो। तो आर टी कितना आ जाएगा हमारे पास आर टी हमारे पास कितना आ जाएगा आर नॉट कॉमन ले लो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी माइनस ज़ीरो। टी माइनस ज़ीरो डेल्टा टी है। अगर कोई दो जर्नल टेम्परेचर दिए होंगे तो फिर ये आर टी माइनस आर टी वन टी टू हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला यही रखना है याद। और इन केस ऑफ रजिस्टिविटी रो टी इक्वल्स टू आ जाएगा रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। रिमोट मारने लगा था। ये 3 ग्राफ बनाने हैं अब इसमें। अब हमने रो का फार्मूला एक जनरेट किया था लास्ट क्लास में। रो इक्वल्स टू एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर। ठीक है, रो का फार्मूला हमने निकाला था ये वाला 1 बाई सिग्मा। सिग्मा कंडक्टिविटी होती है, एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ये लिखना है। इसके बाद the resistivity of the material is given by this। रो जो है वो n पे डिपेंड करता है। रो दस डिपेंड्स इन्वर्सली बोथ ऑन नंबर ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड एवरेज टाइम बिटवीन कॉलिजन, दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन which act as a carrier of current increases, resulting the more frequent collision the average time tau thus decreases with the temperature। रो किसके इन्वर्सली है, सॉरी टाउ ये इसके इन्वर्सली है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। टाउ क्या चीज़ है, रिलैक्सेशन टाइम। स्पीड बढ़ाएंगे तो उनको टाइम कम लगेगा जाने में। स्पीड कैसे बढ़ी है, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। तो मेटल के लिए n इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके पास इतने सारे हैं तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन मेटल n इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एनी अप्रिशिएबल एक्सटेंट, दस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टाउ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज द रो टू इंक्रीज एज वी हैव ऑब्जर्व। मतलब इसने बोला टेम्परेचर को बढ़ाया, n पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ कम होएगा तो रो बढ़ जाएगा। इसलिए मेटल के केस में ग्राफ ऐसा था।
इसीलिए, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है मेटल की रेजिस्टिविटी, टाउ पे, और टाउ इन्वर्सली है, टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ घट रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, इसलिए ग्राफ ऐसा है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए एन पे भी डिपेंड करता है, एन इंक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर के साथ साथ, जिस वजह से ऐसे मटेरियल की रो क्या होता है टेम्परेचर के साथ साथ घटने लग जाता है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात हो रही है, उनका ग्राफ कैसे था, ऐसे। तो जब भी टेम्परेचर डिपेंडेंस का क्वेश्चन आएगा तो ये सब कुछ आपको इसमें ग्राफ के साथ लिखना पड़ेगा। ये ग्राफ किसके लिए है, मेटल के लिए, कॉपर का ग्राफ है। ये किसका है, जर्मेनियम सिलिकॉन का ग्राफ है। एनसीईआरटी का थर्ड एग्जाम्पल है, देखिए 3.1 फर्स्ट एग्जाम्पल है। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन लिखिए, एरिया इक्वल्स टू क्या, ये वाला गिवन लिखिए। 3.1 में गिवन लिखो, एरिया इक्वल्स टू कैपिटल ए इक्वल्स टू दिस, क्रॉस सेक्शन एरिया है। करंट इक्वल्स टू, करंट का सिंबल आई, दिस। अज्यूम दैट द ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। द डेंसिटी ऑफ द कॉपर, कॉपर की डेंसिटी ये दी हुई है, कितने kg एक वॉल्यूम पे क्या है, कॉपर की डेंसिटी है। एंड द एटॉमिक मास, कॉपर का एटॉमिक मास गिवन है। कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अबव केस, पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपेयर करनी है, फिर उसके बाद कॉपर थर्मल स्पीड बतानी है, और फिर स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन बतानी। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला लगा दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, आई बराबर याद कराया था वीना, VENA। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा आई डिवाइड बाई ENA। एन कैसे निकलेगा, बोलो, डेंसिटी से निकलेगा। 1 मीटर क्यूब पे इतनी डेंसिटी है तो इतने पे कितनी होगी, डिवाइड करेंगे, और कॉपर का मास ये दिया हुआ है, एक पर मीटर क्यूब पे कितनी डेंसिटी है, 9 × 10⁻³ तो मोल कंसेप्ट से n की वैल्यू आ जाएगी, एवोगैड्रो नंबर 6.0 ले लेते हैं यहाँ पे, वैसे 022 होता है, n ऐसे निकलेगा, ठीक है। डिवाइड बाई मास कितना है, 63.5 इंटू कितनी डेंसिटी है, 9 × 10⁻³ यहाँ से n निकलेगा, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर निकलेगा। नोट करो। फर्स्ट वाले पार्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर ये आ जाएगा n की वैल्यू डालने से। उसके बाद उसने कंपेयर करने का बोला था, 300 केल्विन के साथ कंपेयर करा, तो सीधा सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया है कि ये 10⁻⁻5 टाइम्स फ़र्क पड़ेगा। थर्मल स्पीड इसे बोलते हैं, √kBT/m। +1 में फार्मूला था ये, V = √kBT डिवाइड बाई m। kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर है। तो अगर इस फार्मूले में हम वैल्यू डालेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, टेम्परेचर कॉपर का 300 केल्विन के आसपास, मास भी दिया हुआ था, तो आंसर आएगा इतना फ़र्क पड़ेगा 10⁻⁻5 टाइम्स। और फिर अगर हम उसके साथ करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ कंपेयर करेंगे, वेव की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸, तो इतना फ़र्क पड़ेगा 10⁻11 का। इनको डायरेक्ट लिख देना आपने, कंपैरिजन किया हुआ है।